की आज़ादी के बाद सम्मिलित हुआ है इंडिया में। तो ये भी हो गए भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो इससे नहीं होगा। भारत के कोई भी विदेशी लोग, पाकिस्तान का हो गया या बांग्लादेश का हो, कहीं से भी आकर के यहाँ पर इंडियन SBI में आकर के जमा करता है तो उससे उसको नहीं मिलेगा, भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके नियम कानून है, कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा, कई चीज़ें हैं, जन्म से होना चाहिए, देशीकरण से होना चाहिए, किसी भूभाग के सम्मिलन से होना चाहिए, तो ये रीजन्स है। चलिए नेक्स्ट को इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त। पहला है आपका जन्म के आधार। तो आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, यहाँ पर 5 तरीके से, 3 ऐसे तरीके हुआ है। चलिए लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं। आई होप क्लियरली आपको सभी लोग का आवाज़ जा पा रहा होगा। चलिए संशोधन अधिनियम, आपको पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018 से 11 दिसंबर 2019 से, या फिर आपका है 11 अक्टूबर 2019 से 11 अक्टूबर 2020 से। तो इसका सही जवाब होगा 11 बी ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं 11 दिसंबर 2019 से आपका ये माना जाएगा। 11 नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ है, तो 11 दिसंबर 2019 से। इसको आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा ताकि बाद में आप रिवीजन पर्पज से देख सकते हैं। देखिए इसके व्याख्या किस तरह से, 2020 में ये रिसेंटली पूछा गया 66 BPSC में प्री का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, चलिए इसके व्याख्या जानते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर एक राज्य सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब इसका होगा ए ऑप्शन। इसका सही जवाब है विधि का नियम या कानून का जो अधिराज्य का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, पूरे इंडिया में जितने भी लोग निवासी, और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक न्याय कानून हो या न्यायतंत्र हो, सभी के लिए एक समान होना चाहिए। इसी तरह देख सकते हैं विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और या सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। विधि का नियम का सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय जो स्वतंत्रता में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 65 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसको जरूर जाकर के एक बार चेकआउट कीजिएगा और फिर इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो को हम देखिएगा, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। जो भी लोग डाउट में रहते हैं कि आपको 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 के लिए लास्ट 30 डेज में या 35 डेज में कैसे अच्छे से बेहतर से तैयारी करें, उससे संबंधित भी वीडियो बना दिया गया है, उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये आपका बहुत ही आसान सा और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत के सभी न्यायालयों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संसद को भी नहीं है, राष्ट्रपति को भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को इसका दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को इसका अधिकार दिया गया है, जो संविधान को द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो प्रदान किया गया है। इसकी व्याख्या हम जानते हैं। मूल अधिकारों की मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति, यानी कोई भी चेंज करने की शक्ति जो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया और उच्च न्यायालय को दिया गया है 226 के तहत प्राप्त किया गया है। उपर्युक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। एक परमादेश करते हैं, बंदी करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण और प्रतिषेध करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 66 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 बार 3 बार ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट बनती है। इस तरह से है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो आपको प्राप्त किया गया है अनुच्छेद
12 से 35 के बीच में किया गया है। भारतीय अनुच्छेद, आप कई बार भाग भी पूछा जाता है तो भाग भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, आपको जो है मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो 36 से 51 होगा, 36 से 51, ठीक है, भाग 4 में वर्णित है। ये मौलिक जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, इससे पहले 7 थे। एक संपत्ति का जो है यानी कि धन संचय का अधिनियम है, अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसको खत्म कर दिया गया है। अब 6 कौन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोग याद रहना चाहिए, सारी चीज़ें क्वेश्चन आती है, बताइएगा। क्वेश्चन है, देख सकते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है अनुच्छेद 22 से 19 से संबंधित है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हैं या प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ये आपका वर्णित है 19 में, 19 ABC करके आपका आता है, 19 को में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) या क जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थे, ठीक है, नहीं थे इसी में। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ओके, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कौन कौन सा मूल अधिकार, आपको 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, तो आपको कौन नहीं है, अभी मैंने आपको इसका व्याख्या बताया था इससे पहले। तो संपत्ति का अधिकार आपको नहीं है, अब ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में से नहीं है, उसको हटा दिया गया, संशोधित कर दिया गया था 44 में, 1976 के अधिनियम के तहत इसको हटा दिया गया था। तो इसके बारे में जानते हैं, बाकी कौन कौन सा ये जान लेते हैं इसी क्वेश्चन में। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, बिल्कुल है, मूल अधिकार है। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है, ये भी है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार है, ये भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी आपका मूल अधिकार से संबंधित है। और आपका जितने भी हैं, या फिर आपके कहीं भी संगठन बनाना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म की कोई भी धर्म धारण करना, ये सारी चीज़ें आपको मूल अधिकार में है। संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा करके पुनः अनुच्छेद जो लाया गया 300 को के में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग आपके समकक्ष, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो आपका प्रतिषेध को, परमादेश को, या फिर उत्प्रेषण को, या फिर अधिकार परीक्षा को। तो इसका सही जवाब होगा अधिकार परीक्षा को कहा जाता है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है अधिकार परीक्षा को। चलिए, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या को हम जानने की कोशिश करते हैं इस तरह से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 32 को भारतीय यानी संविधान की आत्मा हृदय कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये आती है कि भारत संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो को संविधान उपचारों को पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी वर्णित न्यायिक कार्यवाहिका की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ई सही है उत्तर। यद्यपि जो इसमें आंसर जो दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में डी सही आंसर माना था, ठीक है। तो आपका ई इसमें होगा, इनमें से कोई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, 70 नंबर क्वेश्चन आपके समकक्ष है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित क्या है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित क्या है। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, मौलिक अधिकारों के अध्याय में है, संविधान के 7वें अनुसूची में है, या संविधान के प्रस्तावना में है। तो इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है।
एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित यानी वाक्य जो होता है, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर बताइएगा आप लोग। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज की प्रणाली की व्यवस्था बताइएगा। अभी मैंने चर्चा किया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया, कानून विधि क्रियान्वयन जितने भी ये चीज़ें हैं ये आपको नीति निर्देशक तत्वों में ही वर्णित है। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, अलग क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन की शैली को चेंज करके। चलिए, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। आगे बताइएगा 72 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? बताइएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं इस तरह से। पहला ऑप्शन इस तरह से पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए, उपरोक्त राज्यों के लिए है। बिल्कुल नहीं, उपरोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी ये आपका सही जवाब है। जो कानून बन गया है सो बन गया, कर सकते हैं सिंघम भाई, जो बोल दिया, जो कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया, यही है नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार में परिवर्तनीय है, वो चेंज हो सकता है, तो ये आपका सी सही जवाब है। देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार और से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक जो है सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, बल्कि जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, न्यायालय इसको चेंज कर सकता है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जैसे कि मैंने बताया था आपका मौलिक कर्तव्य 4 में भाग में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक आती है। कल्याणकारी राज्य की संस्थापना के लिए दिए गए निर्देश, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएंगे, तेजी से कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था निर्धारित, और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों में से संबंधित भाग 4 को और आपका अनुच्छेद 51 को शामिल किया गया है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 10 थी। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था किसमें? तो 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। बताइएगा 74 नंबर क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? अभी सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो ये है मौलिक कर्तव्यों के नाम से इसको पुकारा जाता है। उपयुक्त व्याख्या को दोबारा सुन लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन से न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, या हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा, हाँ, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, यानी कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुनिश्चित करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको कहते हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना या वो महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 को 4 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। और आपका डी ऑप्शंस में आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह से, या संसद में वोट दे सकता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, इसका सही जवाब होगा 76 का बी। देख सकते हैं ये आपका संसद का हिस्सा होता है, ये आपका संसद का हिस्सा होता है, ठीक है, संसद का हिस्सा होता है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के संसद का निर्माण करता है। ओके, इस प्रकार संसद का अभिन्न अंग है या अभिन्न अंग है।
गौरतलब है कि इस सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों या कार्यों के लिए विधायकों के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल आंतरिक मत प्रणाली के द्वारा, अनुमानित मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट द्वारा। तो इसमें ये 2001 में क्वेश्चन पूछी गई थी। ये क्वेश्चन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए और टाइम टेकिंग करने के लिए, टाइम आपका खाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन देते हैं जिसमें से ऑप्शन आपका सही नहीं होते हैं। इसमें से 2 ऑप्शन सही आएंगे, बी और सी। एकल हस्तांतरित प्रणाली भी आती है और साथ ही साथ अनुपातिक मत प्रणाली का भी इसमें सही उपयोग होगा। देखिए इसमें व्याख्या, अनुच्छेद 55(3) अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमित हस्तांतरण मत प्रणाली होता है, जो कि विकल्प बी और सी होता है। एक और ऑप्शन यहाँ पर ई होंगे जो कि बी और सी को संगठित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा 78 नंबर क्वेश्चन। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है? तो भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ठीक है, इसमें जब आपके भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो सारे कारोबार भी इन्हीं के ऊपर आ जाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, उस विवाद के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। यानी जो भी वो निश्चय लेते हैं, जो भी डिसीजन लेंगे वो अंतिम माना जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा के द्वारा? बिल्कुल नहीं, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद द्वारा? तो सही जवाब होगा इसका संसद के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56 के खंड 1 उपखंड खो के अनुसार संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित आपका अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया या रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड जो भी आपका कार्यपालिका संबंधित होता है, तो ये सारे हेड होते हैं राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है, नाम मात्र के होते हैं लेकिन होते हैं सारा कुछ यही। अनुच्छेद 53(1) अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संसद के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो आपका भारत के राष्ट्रपति में किया गया है। जो ये कार्यपालिका है वही से संबंधित है। तो आपके केंद्रीय सरकार की अधियासी शक्तियाँ, जो जितनी भी शक्तियाँ हैं किसमें है? तो भारत के राष्ट्रपति में है। तो ये अनुच्छेद 53(1) यानी कि 53वां 1 के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। राष्ट्रपति, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष। राष्ट्रपति ये आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन से हथियारबंद आपके हथियारबंद विरोध के आधार पर, बाह्य आक्रमण हुआ, कोई भी चीन आक्रमण कर दे या फिर पाकिस्तान आक्रमण कर दे या कोई भी हो, युद्ध के आधार पर, या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो ऊपर जितने भी वर्णित है सारी सही है। इसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अभी तक भारत में बताइएगा कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। अनुच्छेद इसमें जो लगता है 352 के तहत, एक आपका 356 आता है, एक 360, तीनों के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। किसी भी एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, वो ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है। हथियारबंद विरोध के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह हो गया यानी सैनिक आपस में विद्रोह कर दिया, जैसे
1857 की क्रांति हुई, या बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ये सारे कारणों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा गई है। ये कब कब हुई है तो बताइएगा। 1961 में हुई थी। उसके बाद आपका जब भारत चीन युद्ध हुआ उसमें हुआ था। भारत के और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब हुआ। एक बार आपका इंटरनल कारण के बाहर 2 बार हुआ, बाहर आक्रमण के कारण 2 बार हुआ, एक बार इंटरनल 1975 में हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। राष्ट्रीय आपातकाल 352 का यूज हुआ था। चलिए, इसकी घोषणा कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राज्य में है तो राज्य में कौन होगा, राज्यपाल खोजेंगे। तो राज्यपाल है कहाँ पर है, गवर्नर, ये इसी को कहते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल या गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है, ठीक है। ये राज्यपाल के द्वारा ये किया जाता है और ये 356 अनुच्छेद इसमें होता है। मैंने आपको जैसा बताया 356, 360 जरूर पढ़ के जाइएगा। 352, 360 होता है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस जिसमें आ जाती है। जैसे अभी श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर पाकिस्तान जूझ रहा है था या जूझ रहा है, तो इसके कारण वो लग सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की ERP वित्तीय आपातकाल, तो 356, 360 का अभी तक भारत में उपयोग नहीं हुआ, लेकिन 356 का राष्ट्रीय राज्यपाल यानी राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगने की संख्या 120 से ज़्यादा हो गई है। बिहार में बताइएगा कितनी बार लगी है, कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या नहीं अधिकार है भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति का? बिल्कुल है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं, ये राज्यपाल करते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये राज्यपाल का कार्य है। बाकी राष्ट्रपति का काम क्या क्या है, तो रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर बिल्कुल यही होते हैं। देश के किसी विभाग में आपातकाल की स्थिति लागू करने का भी इन्हीं के हाथ में शक्तियाँ होती है। और किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास यानी गवर्नर के पास है। बताइएगा 86 नंबर क्वेश्चन आपके समकक्ष है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। सेम क्वेश्चन को देखिए रिपीट किया जा रहा है, बताइएगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है, वो क्या है, क्षमादान बिल्कुल है इनके पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया, ये इनके पास अधिकार नहीं है। बाकी है आपातकाल की घोषणा ये कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करेंगे। तो ये आपका बी ऑप्शन सही जवाब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। इसका व्याख्या इस तरह से, अनुच्छेद 124 के तहत 124 के खंड 4 के अनुसार उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश के उसके पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के ये संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित मत या मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 का मतलब कितना हो गया, 66% के आसपास, 2/3 द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बहुत बार रिपीट हुई है क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में, और ये बिहार के ही रहने वाले थे, इसको आपको जानना ही चाहिए। चलिए बिना ऑप्शंस के इसका आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब हुआ कहाँ से थे ये ऑप्शन से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तो आपका तमिलनाडु से। तो सही जवाब होगा बिहार से थे। और कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष थे। आपका कब बने थे वो, तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ज्ञातव्य की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी बिहार के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है, तो यानी गलत कथन को हम जानेंगे, तो एक एक पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशित आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो सही शब्द बोला है इसने। उपराष्ट्रपति सभा का सभापति बनता है, बिल्कुल बनता है। राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, ये भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है।
तो इसका सही व्याख्या देख लीजिए एक बार। भारत के संविधान अनुच्छेद 66 के अनुसार क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा यहाँ के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे उपराष्ट्रपति का होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो अभी मैंने बताया था, इसमें ऑप्शंस में भी दिया गया था, वो है उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 79 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? तो केंद्रीय सरकार का, ना कि राज्य सरकार का। ठीक है, अनुच्छेद 74 1 में के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान क्या होता है? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली का होता है। इस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 यानी कि 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय से राष्ट्रपति को सुनिश्चित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो भी दे। अगर राष्ट्रपति की इच्छा हुई, उनकी स्वेच्छा हुई कि मुझे कुछ और जानकारी प्राप्त करना है, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है उनको ज्ञात करवाए, वो सारी चीज़ें अवगत करवाएं। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो किसके होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। किसके प्रति होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष, स्पीकर के प्रति, संसद के प्रति। तो इसमें कोई भी व्याख्या सही है, इसके आपको मैंने बता दिया था। उत्तरदायी होते हैं ये उपराष्ट्रपति, आपको संसद के प्रति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के खाली जगह के अधीन रहकर कार्य करती है। तो किसके अधीन? विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। ठीक है, विधायिका का अधीन रह करके काम करती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका सदस्यों में होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, 100 तक आज करेंगे। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो सही को जानते हैं। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होता है, राष्ट्रपति और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसका सही जवाब होगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। शासन प्रणाली के सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती है, संसदीय या अध्यक्षीय होती है। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में एक व्यवस्थापिका के सदस्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसाधनात्मक और शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और राष्ट्रपति और न्यायपालिका और के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। तो विकल्प ई आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 95 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? मैंने अभी रिसेंटली बताया, तो लोकसभा के प्रति अभी होते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं तो वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 96 नंबर, इस तरह से संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है कौन सा? अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद संविधान में एक ही बार मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया, तो अनुच्छेद 52 में है, 352 में वर्णित किया गया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में वर्णित किया गया है। वह इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से आपको सूचित
करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 97 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल इसमें महान्यायवादी इसको देते हैं। संविधान के 76 के तहत आता है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति आपको अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता रखने के वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। इसकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो मुख्य आपका न्यायाधीश बनने के योग होना चाहिए उच्चतम न्यायालय का। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति है तब तक वो धारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सेम क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपके ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। व्याख्या को देख सकते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकारों को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल यानी कि एडवोकेट जनरल देते हैं। ठीक है, कानूनी विषयों पर राज्य के सरकार के परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्ति करता है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। ये अनुच्छेद 165 के तहत आती है। ठीक है, तो वो 76 रहता है आपका राष्ट्रपति के अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं, और ये आपके रहते हैं महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी किसके प्रति आपका कानून के किसी विषय में राज्य सरकार को परामर्श, तो एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल इसमें अनुच्छेद यूज होता है 165। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? तो ये किस वर्ष हुआ? तो 1956-55 का ही ऑप्शन 55 और 56 दोनों में इसको भी रहे तो उसको लगा लीजिएगा। ये आंध्र प्रदेश का उसमें हुआ था, देख सकते हैं। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। इसके लिए बहुत लोग युद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो अभी प्रधानमंत्री होता है। रिसेंटली ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चूँकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद को नियुक्त करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, फिर हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। लोकसभा के किसी चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु अनुच्छेद 86 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए कितना होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है, आप लोग को प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट आप जाइए, उसका लाभ उठाइए, और जितना हो सके 3 से 4 5 वीडियो जितने हम डेली डालने की कोशिश करते हैं उसका लाभ उठाइए। कि दिन प्रतिदिन जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आपको अग्रसर फायदा होगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगा। SCRT NCRT मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, उसको मापदंड बढ़ाइए। वो गीता कुरान है आपके लिए, वही आपका बाइबल है, उसको लगातार आप मेहनत कीजिए, उसको पढ़िए, और साथ ही साथ MCQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, और BPSC का TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 के दौरान जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चन लगाइए। आपको लगभग मान लीजिए आपका तीनों पेपर 1 to 5 के लिए हो, वो भी लगाइए। 6 to 8 TRE 1 में हुआ नहीं था, तो आप 9 से 10, 11 से 12, 6 और आप ये सारे पेपर उठाइए, उसको लगाइए। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 10-12 क्वेश्चन डेली आप लगाइए, आपको सिलेक्शंस में कोई नहीं रोकेगा। आप एटलीस्ट अक्टूबर से कोशिश कीजिएगा, करंट अफेयर्स अक्टूबर से लेकर के मई तक, इस महीने तक का आप करंट अफेयर्स 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स देख के जाइए। ऑनलाइनर फॉर्मेट में हम कोशिश करेंगे, PDF उसका भेज देंगे आपको टेलीग्राम चैनल में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी लोग नहीं कनेक्टेड है या इस तरह के वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कर दीजिएगा। और भी इस तरह से कोई भी और सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, चाहे आप हिस्ट्री हो, पॉलिटी अभी चल रहा है, 102 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गई है, और 102 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया है,
या फिर आपका ज्योग्राफी हो या फिर बिहार स्पेशलाइजेशन हो, उसका भी स्टार्ट हम कर देंगे जल्द से, उसको भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।